तो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को शुरू करते हैं। गूगल ट्रेंड में जो ट्रेंड कर रहे हैं, नतीजों के बाद तेजी या मंदी में जो ट्रेंड कर रहे हैं, और बाकी हमारे चैट बॉक्स में जो सवाल आ रहे हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे उनमें से कुछ टिप्पणियां आप लोगों की इस सेगमेंट में हम शामिल करने की हर रोज़ कोशिश करते हैं। आज भी यही कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। पहला शेयर लेकर के आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि आज के गूगल ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे आए इसके, अगर हो सके तो इसके ग्राफिक्स स्क्रीन पर हम लेकर के आ जाते हैं। लेकिन परसिस्टेंट ये देखिए आ गया स्क्रीन पर। परसिस्टेंट आज 3.5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। मुनाफा 7% घटा है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसमें 6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स घटे हैं करीब 2% के आसपास। सारी समस्या यहीं पर आ जाती है। बाकी तो आईटी कंपनियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो वैसे भी नहीं है, पर मार्जिन्स का प्रेशर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और वो देखने को मिल रहा है जो है शेयर प्राइस के अंदर। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी अगर हम देखें तो 3.5-4% के आसपास की गिरावट। क्या करना चाहिए परसिस्टेंट पे सर? तो देखिए, परसिस्टेंट कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्लैगिश पैटर्न है वीकली पे और कप एंड हैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है, लेकिन जब तक 6675 नहीं 6575 नहीं निकलता है, लॉन्ग का कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। और ये वही बेरिश रिएक्शन आ गया। रिजल्ट ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। अगर मैं ये कह दूं मुझे पता था कि नीचे आएगा, नहीं, किसी को नहीं पता था। अगर खराब रिजल्ट के बाद भी चीजें ऊपर खुल जाती हैं, तो रिजल्ट के पहले मुझे नहीं पता होता क्या होगा, इसलिए मैं नहीं ट्रेड करता हूं। अब चूंकि नेगेटिव रिएक्शन आ गया है, 6100 नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट के क्लोज करता है तो 5600 तक आएगा। मेरा इस स्टॉक में इंटरेस्ट तभी आएगा जब 6575 के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करना स्टार्ट करे। तब तक मैं स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में डाल दूंगा। वे बेटर कैंडिडेट टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये थोड़ा सा पिटा हुआ था, एक थोड़ा चढ़ा हुआ है, उसको लेकर के आते हैं, और वो है क्रेडिटैक्सेस ग्रामीण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8% से ज़्यादा की तेज़ी क्रेडिटैक्सेस ग्रामीण के अंदर आती हुई दिखाई दे रही, 8% ऊपर 1348 1349 के आसपास। सब ठीक चला है, मतलब बाकी उतार चढ़ाव तो रहा है। एक महीने में करीब 3-4% के आसपास की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इसको लेकर के? क्या उम्मीदें हैं यहाँ से? क्या अभी करंट लेवल पे भी कोई गुंजाइश है क्या नहीं खरीदारी की? देखिए, जिसको भी लिखने पढ़ने का शौक है, आप एक पैटर्न नोट कर लीजिए, किकर पैटर्न। आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे किकर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। किकर पैटर्न में जनरली क्या होता है, बेरिश कैंडल होती है, नियर अबाउट डे लो क्लोज होती है, और अगले दिन हम इस पूरी बेरिश कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर जाके खुलते हैं। वही चीज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में हुई। कल बेरिश कैंडल एकदम नीचे क्लोज हुई थी, आज हम उसके हाई के ऊपर गैप अप मारे हैं, और इस गैप में 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज भी निकला है। हालांकि जो स्विंग हाई का टारगेट था 1369, वो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। 1375 का हाई लग चुका है, तो तेजी में जरूर है स्टॉक। अगली तेजी 1375 के ऊपर बनेगी, उस केस में 1500 तक निकल जाएगा। चार्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत डाइसी और चॉपी चार्ट है। ऐसे चार्ट्स जनरली ट्रेड नहीं करना चाहिए, फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये बात है यहाँ पर। एक जो है हमारे चैट बॉक्स का सवाल है, ये गूगल का सवाल नहीं है, प्रीति तनेजा जी का सवाल है। प्रीति जी कह रही हैं, सर कभी कभी अपनी बेवकूफ़ी को परेशानी में पूछना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर ना पूछना उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। बहुत दर्द है प्रीति जी की बातों में। सुजलॉन 30,000 शेयर लेकर के बैठी हुई हैं 78 रुपये पर। कह रहे हैं क्या करूं सर, 10 लाख रुपए का नुकसान है। तो अभी तक आप कहाँ थी मैडम? मतलब 78 पे लिया आपने, और 47, 46 पे अब जो है सवाल पूछ रही हैं। हालांकि रिजल्ट वाइज अब नतीजे आएंगे, देखा जाएगा। सच कोई समस्या नतीजों में नहीं रही है, लेकिन 1-1.5 क्वार्टर में जो है शेयर में ज़रूर बहुत सारी समस्याएं निकल के आई हैं। ख़ास तौर से जब इनके जो सीएफओ थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से। क्या टिप्पणी रहेगी सर? काफ़ी लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं, इन्होंने 78 पे लिया है, बहुत लोगों ने 80+ पे लिया हुआ है, बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास। उस समय लग रहा था टारगेट भी नए नए निकल के आ रहे थे, लोग कहते अब 100 के क्रॉस जाएगा, लेकिन अब ठहर गया है, लंबे समय से ठहर गया और लगातार नीचे जा रहा है। क्या कमेंट रहेगा सर आपका? तो देखिए, कोई भी जर्नी जब स्टार्ट होती है, जैसे 100 रुपए तक की जर्नी, एक मतलब एग्जांपल हो गया कि लोग 100 की बात भी कर रहे थे, तो आप अधूरा सुने कि 100 तक की लोग बात कर रहे थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं
एक बैकडोर खुला होता है कि ये अगर हुआ तो फिर ये 100 का काम खत्म हो जाएगा, नीचे का काम चालू हो जाएगा। तो जब ये 86 पहुंचा था तो वो जो ब्रेकडाउन या वो लेवल था वो 72-50 का था कि 100 अगर जाना है तो 72-50 नहीं टूटना चाहिए। कि अगर मैं यहाँ बनारस से वंदे भारत में दिल्ली के लिए चढ़ा हूं, अगर मैं प्रयागराज में नहीं उतर गया तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा, अगर मैं कानपुर नहीं उतर गया तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा। तो ये तो वाली जर्नी जो लोग भूल जाते हैं ना कि यहां से चढ़ गए तो दिल्ली तो उतरेंगे ही, बीच में इलाहाबाद भी उतर सकते हैं, कानपुर भी उतर सकते हैं, तमाम रेलवे स्टेशन है, कहीं भी उतर सकते हैं, मेरा मन कहीं भी बदल जाए। तो सुजलोन में भी यही था कि अगर 72 वाले स्टेशन पे नहीं उतरा तो 100 पे जाएगा। 86 से इसने क्या किया, 72 का स्टेशन उतर गया और 72 से करेक्शन आना चाहिए था 51 रुपए और 55 रुपए की जोन तक, जो थोड़ा सा डीप हो गया, 46 तक आ गया। मुझे नहीं लगता कि 46 के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा, अगर गया तो 41 पे मेजर सपोर्ट है मंथली 50 मंथ मूविंग एवरेज का। वहां पे आके आपको अगर थोड़ा पैसा अवेलेबल है तो फिर एवरेज करना चाहिए। जब बुलिश एविडेंस मिले आपको आराम से ना सिर्फ आपका रेट मिलेगा, 86 रुपए भी मिलेगा और शायद 100 रुपए भी मिलेगा, बट जो 86 से 100 तुरंत जाना चाहिए था, 72 टूटने की वजह से वो जर्नी थोड़ी सी लंबी हो गई। अब रास्ते में डाइवर्जन आ गया है तो अब वो सीधे दिल्ली ना जाके घूम के दिल्ली जाएगा। तो ये पूरे रास्ते आपको ट्रेन में आराम से बैठना पड़ेगा। नीचे 41 के आसपास सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, अगर बुलिश एविडेंस मिला वहां पे एवरेज की सलाह दूंगा और एवरेज करके एवरेज प्राइस पे निकलने की जगह 86 के पास ही निकलेंगे, बट थोड़ा सा समय लंबा खींच देगा। थोड़ा सा समय लंबा देर लगेगा और ऐसे भी आप इतने लॉस में मैम समय देना पड़ेगा आपको, 10 लाख का नुकसान है। लेकिन ये है कि जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हों, कोई ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू ना हो तो फिर ठीक है, मतलब थोड़ी जर्नी आपकी लंबी होगी, लेकिन ये 10 लाख का नुकसान बुक करने की आवश्यकता अभी नहीं है। मोटी मोटी जो बात अंशुल जी ने आपसे कही हुई है, धैर्य बना के रखिए। नीचे अगर ये लेवल से भी नीचे जाता है तो आपके पास पैसे हों तो 41 पे दोबारा और कुछ खरीद लीजिए। और इस बीच 2100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई भी आकर के कुछ भी बता रहा है, रील बना करके, टेलीग्राम के माध्यम से, बाकी माध्यमों के ज़रिए। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में सेबी रजिस्टर्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। जो इस मंच पे आ रहे हैं, डेली अंशुल जी आ रहे हैं, तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो अपनी जिम्मेदारी जो है ले करके आपको बताते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, एक्स जो ट्विटर है वहाँ पे शेयर कीजिए। अब 2200 लोग देख रहे हैं हमको इस समय लाइव। सर अभी आप बात कर रहे थे दिल्ली की और कि दिल्ली आना है, इलाहाबाद, उससे मुझे याद आया आप कब आ रहे हैं, मतलब दिल्ली का टूर कब बन रहा है आपका? सर 4 महीने से बनते बनते बन ही नहीं पा रहा है, इस बीच में 3 बार बंबई में होके आ गया। अरे बम्बई में तो मुलाकात हो गई आपसे, दिल्ली मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के नक्षत्र नहीं मिलते, बंबई के तुरंत मिल जाते हैं। और बहुत शानदार। जो दिल से मेरे को बंबई से बहुत लगाव है, बहुत पैसा भी मुझे दिया है, बहुत कुछ सीखने भी बंबई से मिला है। तो एक बनारस एक बंबई, 2 कर्म भूमि है, जबलपुर जन्मभूमि है। वाह। इस तीन में घूमते ही रह जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। ये मतलब जो आपने बिल्कुल जो संतुलन बना के रखा है ना, मतलब पूरा एकदम लक्ष्मी का शहर मुंबई की, हर आदमी बड़े बड़े, एक बनारस बिल्कुल आध्यात्म से जुड़ा हुआ, ये जो संगम है आपका। खेम कर निसार साहब कह रहे हैं, सर प्लीज़ अंशुल जी का जन्मदिन कब है पूछ करके बता दीजिए। तो खाली मतलब जन्मदिन बताना है या मतलब साथ में एड्रेस भी देते हैं बर्थडे गिफ्ट वगैरह देने के लिए? अब ये थोड़ा सा अंशुल जी का जब मन करेगा तो अंशुल जी बता दीजिएगा इनको, खेमकर साहब आपके जन्मदिन विश करना चाहें। लेकिन मेरे ऑफिस में लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, मेरा अवतरण दिवस है 30 मई 1986। वाह। तो ऑफिस में लोग मेरा जन्मदिन नहीं, अवतरण दिवस मनाते हैं। नहीं, ये तो जो आपने कह दिया ना, मतलब ये मतलब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है झलक जो है ना, वो कौन सी सीरीज थी उसमें जो नवाजुद्दीन, कभी कभी लगता है अपने भगवान है, तो वो मतलब अवतार हुआ है सीधे। अद्भुत सर, अद्भुत। बहुत शानदार। हाँ। क्या करें सर, आवाज़ कट गई आपकी जी। और जब बाजार गिरता है तो लगता है अपनी डायनासोर है। बाजार इसके बाद वाह बाजार। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी जो ट्रेंड पे आ रही है विक्रम सोलार, यहाँ पर भी नतीजे और पिटाई दोनों चीज़ें जो है देखने को मिल रही है विक्रम सोलार के अंदर। अभी जो है ये शेयर 8% डाउन है। हालांकि रिजल्ट उतने ख़राब रहे नहीं थे। एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कंपनी का जो मुनाफा है वो, अच्छा मुझे लगता है कोई यहाँ पर अदर इनकम ज़रूर शामिल होगी।
अदरवाइज प्रॉफिट तो 19 से बढ़ के 98 हो गया है, 500% बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू देखिए तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1026 करोड़ से बढ़ के 1106 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा में अच्छा इंप्रूवमेंट है 155%, और मार्जिन्स जो है वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, 8% सीधे 18.5%, लेकिन प्रेशर में है 7.5-8%। हालांकि अब लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। आज 191 का लो लगा करके 198 पे ट्रेड करता हुआ। विक्रम सोलार सर, क्या संभावनाएं हैं, क्या टिप्पणी आपकी? तो देखिए, विक्रम सोलार भी बता दे रहा हूं, और कल जो आपका सवाल था भारत कोकिंग कोल, उसको इसमें जोड़ ले रहा हूं। विक्रम सोलार की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ लो तीसरे दिन टूटा था, फिर एक सेकेंड अटेम्प्ट मारा था और ऑल टाइम हाई 381 स्वीप हुआ था। वहां से नॉन स्टॉप रेलेंटलेस सेलिंग, आज नया ऑल टाइम लो 191। तो आईपीओ का लो टूटने के बाद वो 10% गिरेगा, 50% गिरेगा, 80% गिरेगा, किसी को नहीं पता। स्टोरी कितनी भी अच्छी हो लॉन्ग टर्म, विक्रम सोलार की स्टोरी लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी है, मगर ये 90 दिन में जो 53% गिरा है, इसका लॉन्ग टर्म स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका लेना देना है टेक्निकल पैटर्न से, जिसको हम कहते हैं आईपीओ बेस ब्रेकआउट या आईपीओ बेस ट्रेडिंग। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक पढ़िए, ताकि हर आईपीओ में ये सवाल आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर आईपीओ लो टूटने पे 332 पे आप निकल गए होते, तो ये पूरा जो आज 191 का लो बना है, ये पूरा पेन आपने बचा लिया होता। और जब भी आईपीओ बेस बनेगा और ये सेकुलर बुल रन में जाएगा, आपको बिल्कुल उस प्राइस पे मिलता है जहां से जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी भी कोई आईपीओ बेस बना नहीं है, फार अवे फ्रॉम मेकिंग आईपीओ बेस। हाँ, थोड़ा सा सेलिंग क्लाइमैक्स टाइप ऑफ सिचुएशन जरूर दिख रही है। 616% वॉल्यूम राइज है, 8.2 मिलियन का वॉल्यूम है, तो शायद एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बॉटम हम हिट करें और एक पुल बैक रैली की शुरुआत करें जो 221 से 225 तक जा सकती है। बट इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। छोटा सा डेड कैट बाउंस आना है, क्योंकि 90 दिन में 53% करेक्ट हुआ है। एक बाउंस बैक आना है 220 225 की जोन तक। इससे ज्यादा इस चार्ट में रीड करने कुछ नहीं है। और भारत कोकिंग कोल में भी दूसरे दिन के बाद आज तीसरा दिन है, हम आईपीओ लो 40 रुपए 12 पैसे के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे क्लोज करते हैं तो ये 30-40-50% गिरेगा, या वापस से टाटा कैपिटल जैसे छोटा सा बेस बना के चल देगा, या ग्रो जैसा बेस बना के एक ही दिन में टारगेट अचीव करके वापस से फेल करने लगेगा। ये सब फिर इतनी अनंत संभावनाएं खुली हैं कि आप डिस्कस ही करते रह सकते हैं। बट एक चीज तो क्लियर हो रही है ना, आईपीओ लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 40-12 के नीचे क्लोज करे तो इसको बेच के भूल जाना है, जब तक कि आईपीओ बेस ना बने। ठीक, ये मैं अभी आपसे दोबारा पूछूंगा सर। ये अभी आपने जो बताया ना, इस पर जो है दोबारा बातचीत होगी बीसीसीएल को लेकर के। लेकिन एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित जैन जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कहाँ रह गए थे आप? बड़ा देर से इंतजार हो रहा है जी। सर एक्चुअली वो मेरा कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था लैपटॉप से। नहीं, वैसे भी बाजार के जैसे हालात हैं ना सर, ना ही कनेक्ट हो तो अच्छा है। मतलब जो है क्या बहुत, हालांकि हमारा सेगमेंट चल रहा है सर, लेकिन फिर भी आप जो है, मैं छोटी सी टिप्पणी में चाहूँगा 10-20 सेकंड की। आप जरा सर एक बार सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने सीखी हुई है काफी समय से। पिछले शो में मैं आया था, मैं अपेक्षाओं के बेस पे मार्केट में ये कह रहा था कि भाई यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, इंडो और यूएस की जो ट्रेड डील है वो बाहर आकर मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट देनी चाहिए। तो विपुल जी, आपने और अपने टीम मेंबर, अपने दर्शकों ने सबने ये नोटिस किया होगा कि मैं यूजुअली आंकड़ों के बेसिस पे ज्यादा व्यूज बनाता हूँ अपने। तो एक यहाँ पर एक दो चीजें होती हैं, एक होती है अपेक्षाएं और एक होती है सत्यता। आंकड़े सत्यता को प्रमाणित करते हैं और अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है, और वही यहाँ पर हुआ है हमारे साथ कि मैं अपने उन स्टेटमेंट्स के लिए जहाँ पर मैं अपेक्षाओं के बेस पे व्यू दिया था, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे व्यू उन अपेक्षाओं के बेस पे गलत भी हुए। और आज हम 25,082 के भाव पे खड़े हुए, लगभग 700-800 पॉइंट गिर चुके हैं निफ्टी में। विपुल जी, व्यू ऐसा बन रहा है कि जब अभी देखिए, अभी भी ट्रम्प साहब आज रात में आके बोलने वाले हैं, आगे हमारा बजट आने वाला है। ये तेजी तभी ट्रिगर होगी जब 25,900 के ऊपर ये निफ्टी निकल जाती है। 25,900 निकलने के बाद 27,500 अभी भी टारगेट इंटैक्ट है, लेकिन उसके लिए 25,900 को काटना पड़ेगा, वरना बाजार में बाउंस में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तब बन सकते हैं जब 25,450 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी। हो सकता है 25,450 के ऊपर निकलने के बाद हम बॉटम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ भाई अब ये बॉटम बन चुकी है, अब 25,450 के ऊपर की स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब 25,900 का आंकड़ा काटने के बाद वो प्रॉपर रिवर्सल दे देगा।
तो कोई भी बाउंस बैक आता है तो 425 425 450 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो विपुल जी वो आंकड़ा है अपना 59,900 का। ये आंकड़ा कटने के बाद एक बड़ी तेजी, जब तक ये आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक ये बाजार पेनफुल आपके हमारे रिटेल निवेशकों के लिए सबके लिए हो सकता है। सर जरा ये अंशुल जी आप बताइए, ये आपने अभी बोला जो कि ये 25,060 यही लेवल बताए थे आपने, जिन्होंने अगर मान लीजिए आपके कहने पर शॉर्ट कर दिया हो तो वो अभी क्या प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? मतलब बड़ा सटीक लेवल बताया आपने। और क्या यहाँ से नया डाउनसाइड खुल रहा है करंट लेवल पे, या यहाँ पे कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? तो देखिए, डाउनसाइड खुलने की पॉसिबिलिटी तो पूरी खुली हुई है, लेकिन समस्या ये है कि निफ्टी ने 25,060 का लेवल कंप्लीट किया और बैंक निफ्टी पे जो हमने डेली स्विंग लो का लेवल डिस्कस किया था 58,864, ये दोनों लेवल टेस्ट हो गए। तो जनरली ऐसे लेवल से बाउंस बैक आता है, तो यहां से एक बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी हाई है। 30% है कि हम स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे जाएंगे, 70% है कि हम बाउंस बैक कर लेंगे। तो मैं अगर होता, मैंने शॉर्ट किया होता, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नए सौदे के लिए वेट करता कि जब ऑड्स मेरे फेवर में हो। अभी ऑड्स 70% बाउंस बैक, 30% डाउनसाइड के फेवर में है, यानी पैसा बनने की पॉसिबिलिटी डाउनसाइड में 30% है, बाउंस बैक की 70। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठता। जब मेरे को नया ट्रेड दिखता रैलीज पे शॉर्ट का, मैं तब शॉर्ट करता। तो ठीक है, अगर आपने उस समय शॉर्ट किया हो तो फिर अभी के लिए जो है कवर कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, बड़ा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या क्या है वो, कौन सा गाना है वो, दर्द बढ़ता ही गया ऐसी दवा देते हैं, वही वाली बात है। दवाएं सरकार की तरफ से भी काफ़ी डाली गई, उम्मीदें भी काफ़ी डाली गई, लेकिन वही है, दर्द बढ़ता ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और वो अच्छा, BCCL पे आप कुछ बता रहे थे, मैं उस पर वापस आता हूँ और दोनों लोगों की राय जान लेते हैं। हाल की लिस्टिंग है, क्वेरीज भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोग थोड़ा सा, जिन लोगों ने होल्ड किया वो भी थोड़े ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं बाज़ार की गिरावट और तेज़ी देख करके। तो पहले जो है अमित जी आपसे जान लेते हैं, एक दिन पुरानी लिस्टिंग है सर, अगर आप टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर BCCL को लेकर के? नहीं सर। ठीक है अंशुल जी, मैं चाहूँगा कि चूंकि अभी हाल की लिस्टिंग है, ये जो आप अभी बता रहे थे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या करना चाहिए जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं वो अभी किस लेवल पे एंट्री लें, क्या 30% 40% के करेक्शन के बाद? अच्छा देखिए, फिर वही चीज है, आईपीओ को आईपीओ बेस की तरह ट्रेड करना चाहिए। अभी विक्रम सोलार हमने डिस्कस किया कि आईपीओ लो टूटने के बाद 50 दिन में 50% करेक्ट हुआ है। विक्रम सोलार 90 दिन में 53% करेक्ट हुआ है आईपीओ लो टूटने के बाद। तो भारत कोकिंग कोल भी अपने आईपीओ लो 40 रुपए 12 पैसे के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं जनरली क्लोजिंग बेसिस का वेट करता हूं, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 40 रुपए 12 पैसे टूटता है तो ये स्टॉक मेरे लिए शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो जाएगा। पिछले 100 आईपीओ आप रेट कर लीजिए, आईपीओ लो टूटने के बाद इन जनरल 30% की कम से कम करेक्शन आई है एवरेज में। किसी में 10 आई है, किसी में 60-70 आई है, बट एवरेज मिला ले 30% करेक्शन जरूर आया है। तो ये स्टॉक अब यहां से अगर 40-12 के नीचे क्लोज करता है तो मेरी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ये अपनी गिरावट कंप्लीट करके जब आईपीओ बेस बनाएगा, चूंकि एफएनडो में नहीं है, होता तो मैं शॉर्ट भी कर लेता, नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। जब आईपीओ बेस बनेगा, वो 20% गिरने के बाद बने या 50% गिरने के बाद बने या आईपीओ प्राइस आने के बाद बने, जब भी आईपीओ बेस बनेगा तब मेरे इंटरेस्ट में आएगा। और मुझे नहीं लगता अगले 7 से 8 महीने इसमें कोई आईपीओ बेस बनेगा। उसके पहले पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 30 से 50%, ये 30% तो कम से कम यहां से करेक्ट कर ही सकता है। ये बात है यहाँ पर। ओह, बड़ी समस्याएं हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो बिल्कुल चीज़ों को बहुत गंभीरता से लें, और जो है चीज़ों को सोच समझ करके ही पैसे इस समय लगाने की आवश्यकता है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी जरा MRPL देखिए, 146 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज अच्छे मोमेंटम में करीब 5% के आसपास की तेज़ी, 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है MRPL के अंदर। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर यहाँ पर? अभी क्या करना चाहिए? MRPL ने 138.60 के आसपास का बेस बनाया हुआ है, वहां से बाउंस बैक दे रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग लिया हुआ है या फिर लेना चाहता है तो 138 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ये अगर रैली, अगर आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक मार्केट में हम बाउंस बैक देखते हैं तो हो सकता है ये 153 तक टेस्ट करे। तो कोई लेना चाहता है तो 153 के आसपास एग्जिट प्लान करे, 138 के नीचे का स्टॉप लॉस ले। किसी को फ्रेश बाय करना है तो 143.50 के आसपास एक बाय प्लान कर सकता है, 138 के नीचे के स्टॉप लॉस से 153 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। इस बीच
सब कुछ तो मतलब धुआं धुआं हो रखा है। और इन सब के बीच में रुपी ने नया रिकॉर्ड लो बना दिया है 9138 का, और करीब करीब 2.25% के आसपास डेप्रिशिएट हो चुका है इस साल, यानी जनवरी में 2.25% की गिरावट। तो संकेत कहीं से भी कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं कि मतलब कुछ पॉजिटिव या कुछ सकारात्मक टिप्पणियाँ। रुपये का लगातार गिरना एक और बड़ी चिंता जो है वो विदेशी निवेशकों के लिए भी है, हमारी करेंसी के लिए तो है ही है। तो ये एक और बड़ा कंसर्न है जो कि फिर और ज़्यादा जो है प्रेशर जो है वो बढ़ा सकता है बाज़ार में। तो ये दिक्कतें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। चलिए अगली कंपनी पे ज़रा गौर फरमाते हैं। और सर ज़रा ओला देखिए सर, आज ओला मतलब थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। अंशुल सर, मैनेजमेंट को लेकर के लगातार चिंताएं बनी हुई थी, अभी क्या करना चाहिए? क्या बहुत लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा, आपका व्यू क्या है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 रुपये के आसपास, 31 रुपये के आसपास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपका व्यू क्या है बाकी लोगों के जो निवेशक हैं उनके लिए? और जो लोग हायर लेवल पे बैठे हुए हैं वो तो अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे एनालिस्ट गलत हैं, आएंगे करण अर्जुन आएंगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अच्छा, लोग 33 रुपए पे सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, मैं 100 रुपए पे बोल रहा था कि 10 रुपए आ जाएगा, तब काफी ट्रोलिंग भी हुई थी मेरी। बट एक चीज जो बेसिक लोग मिस कर गए, आपका धंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपके सर्विस सेंटर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की गाड़ियां नहीं सुधर रही हैं। एक मिडिल क्लास आदमी लाख सवा लाख रुपए खर्च करके गाड़ी नहीं खरीदता है, वो उम्मीदें और सपना खरीदता है कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी। आप उसको और नर्क बना दिए जा रहे हो। आपके सर्विस सेंटर के बाहर लाइन लगा के वो खड़ा है काम धंधा छोड़ के कि गाड़ी सुधर जाए, उस पे आपका ध्यान नहीं है। आप ट्विटर पे कॉमेडियन से लड़ाई कर रहे हो। ऐसे मैनेजमेंट के पास कौन अपना पैसा देना चाहेगा? मैं यहाँ बैठ के ट्विटर पे अगर कॉमेडियन से लड़ाई और बहस करने लगूं तो क्या आप मेरे पास आएंगे कि अपनी रिसर्च दो? आपको तो यही लगे ना, ये वहां बेवकूफी कर रहा है, ये मार्केट में समय कब देगा। तो वही हाल इनके साथ है कि आप बैठ के ट्विटर पे कॉमेडियन से लड़ रहे हो जो धंधा बिगड़ रहा है उसको सुधारने की जगह, और जब सुधारने की बारी आती है तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी करते हो पीआर एक्टिविटी करके, ना कि एक्चुअल धंधे पे ध्यान देके। तो ओला कभी मेरी लिस्ट में 100 रुपए से नहीं रहा है। 10 रुपए एक मेटाफर था, एक मतलब बोलने का टारगेट था, बट समहाउ मेरे को लग रहा है कि वो आ भी जाएगा, कोई डाउट दिख नहीं रही है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी तरीके से बिजनेस के प्रति कमिटेड नहीं है और धीरे धीरे अपना माल धीरे धीरे छोड़ते भी जा रहे हैं। ओएफएस के थ्रू आईपीओ में छोड़ा था, उसके बाद ये मार्जिन सेलिंग के नाम पे कुछ बहाना बना के छोड़ दिया। और जो मैनेजमेंट अपने धंधे को सुधारने की जगह पीआर एक्टिविटी में स्ट्रांग हो, उससे तो अपना पैसा तुरंत निकाल लेना चाहिए। जो घाटा हो रहा है एक बार बुक करके निकाल लीजिए, नहीं आरकॉम वाले हाल होंगे। आरकॉम वाले हाल हो जाएंगे, फिर मतलब फिर आप कहेंगे कि मतलब बताया नहीं। लेकिन समय रहते सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और बहुत सारे मतलब विकल्प मौजूद हैं, तो मतलब कौन सा मतलब ऐसा है कि अब यहाँ कंपनी में स्टेक थोड़ी खरीदना है आपको, मतलब कि प्रोमोटर थोड़ी बनना है इसका। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं, अमित जी से बातचीत कर लेते हैं। ग्रो को लेकर के ये हमारे चैट बॉक्स का सवाल है। ग्रो पे हम पिछले 2-3 दिन से भी बात कर रहे हैं, लगातार जो है टिप्पणियाँ आ रही हैं। ये सर क्या रहेगी राय? अमित जी आप ज़रा देखिए, बीते 4-5 दिन में जो है 5-6% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अपना मतलब 150 के ऊपर होल्ड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी? काफ़ी सारे अब तो टारगेट भी आने लगे हैं नए नए। विपुल जी, लास्ट टाइम अपन ने जब बात की थी तब भी अपन ने ग्रो को डिस्कस किया था। तब मैंने कहा था 162 और 152 के बीच की रेंज है, और तब से मेरे ख्याल से अभी तक इसने कहीं कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दी है। बीच में 178 का हाई पोस्ट करके वापस से 162 के आसपास आ चुका है। तो अगर इसको वापस से फ्रेश लॉन्ग साइड में कन्वर्ट होना है बाजार को, तो 163 के ऊपर की क्लोजिंग देना पड़ेगा। जब तक 163 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक 170 और नए हाईस की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अभी करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी अवॉइड करना चाहिए। अगर ये 152 और 147 के बीच में मिले तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं 143 के स्टॉप लॉस से। करंट मार्केट प्राइस में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, कोई एडिशन करने की सलाह नहीं है। चलिए ठीक है। एक जो है टिप्पणी जो है हमारे आज जो है मॉस्चिप को लेकर के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। मॉस्चिप पे सर क्या व्यू ले रहे हैं आप अभी? अंशु सर आप बता दीजिए। धीरे धीरे करके अब ये नीचे की तरफ बढ़ता हुआ 176.50 का आज इंट्राडे लो बना है। क्या ये अपने 52 वीक लो की तरफ जाएगा अभी, या फिर कुछ चांसेस हैं रिकवरी के? तो देखिए, मॉस्चिप के ऊपर मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हो चुका है। 279 का फेल्ड ब्रेकआउट है, 238 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है।
201 पहला टारगेट था जहां पे काफी अच्छा बॉक्स बनाया है जिसका फिर ब्रेकडाउन आया है। बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 164 155 की रेंज है, और अगर 164 155 की रेंज नहीं प्रोटेक्ट होती है तो फिर सीधा सीधा 129 का ऑल टाइम लो का टारगेट खुल जाएगा। मिडवे 144 पे छोटा सा सपोर्ट मिल सकता है, बट अगर 164 155 नहीं बचा, आ तो रहा है वहां पे, अगर नहीं बचा तो फिर ऑल टाइम लो 129 रुपए खुल जाएगा। ठीक सर, ये बात जो है मॉसिप को लेकर के अच्छा है। जब आप गूगल के ट्रेंड देखते हो ना, एक लाइन से MCX गोल्ड प्राइस, ये टाटा ETF, सिल्वर ETF, सब मतलब इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो है ये सिल्वर और गोल्ड पर ही हर कोई बात करना चाह रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आज एक और शेयर जो कि ट्रेंड में है, हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ ही रहा हूँ आपके पास। कल्याण ज्वेलर्स भी देख लीजिएगा जी। कल एक जोक पढ़ रहा था सर, अभी गोल्ड सिल्वर को अपने निफ्टी 50 में इंक्लूड करके ही इसको बचाया जा सकता है। हाँ वैसे बात तो अच्छा, आइडिया अच्छा है सर, मतलब जो है इसी निफ्टी 50 इसकी वेटेज बढ़ा दो, मार्केट रिकवर कर जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। तो सर एक तो जरा आप चूँकि कमोडिटी मार्केट भी देखते हैं, जरा एक सिल्वर पे बताइए सर, और कितनी तेज़ी, मतलब कहाँ जाके थमेगा सर ये, और अगर ये नहीं थमेगा तो बाकी जो इंडस्ट्री है जहाँ पर काफ़ी डिमांड है सिल्वर की, उन इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा अगर उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी? तो ये मार्केट के लिए एक बड़ी चिंता, नई चिंता आगे के लिए आ रही है। कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, फिर तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। अभी सिल्वर को लेके आउटलुक प्लस कल्याण ज्वेलर्स। सर सिल्वर को लेके आउटलुक ऐसा है सर, अभी 3,33,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक करेक्शन ट्रिगर है, लेकिन प्रोबेबली ये करेक्शन ये साल में ना आके अगले साल की, आई मीन अगले महीने की, ये महीने का बोल रहा था, ये महीने में ना आकर अगले महीने की कैंडल पर आए और बाजार एक बार 290 के आसपास आ सकता है, यानी 30-40 हजार रुपए का करेक्शन ट्रिगर कर सकता है, यानी मोटा मोटी 10% के आसपास का। लेकिन उससे नीचे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको सिल्वर बाय करना है उनके लिए अब ये चैलेंजिंग टाइम रहेगा कि आगे उनको इसी रेट को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा, कॉस्टिंग वगैरह को। तो विपुल जी अभी ये बढ़ने के लिए इसको स्पेस 3,50,000 रुपए, और ये एक्चुअली ये साल का टारगेट था मेरा 2026 का 3,86,000 रुपए। अब ये जिस तरह से भाग रहा है पिछले 21 दिनों में ये 40,000 रुपए भाग चुका है और 40-45,000 रुपए बचा हुआ है, तो पूरे साल का टारगेट इतनी जल्दी अचीव हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो अल्टीमेटली 386 तक का अपर साइड पोटेंशियल है, 290 280 तक का नीचे का पोटेंशियल है। ये करीब करीब 70-80 हजार रुपए की रेंज पे चांदी भयंकर वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। दूसरा आपने सर कल्याण ज्वेलर्स पूछा। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आज गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करता हुआ है और नतीजों के बाद काफ़ी तेज़ी से टूटा है, 10% के आसपास की गिरावट। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी है लोअर लेवल से। अभी कैसे देख रहे हैं आप? ये थोड़ा 10 मिनट पहले का चार्ट है जी। सर बहुत बेकार स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका सपोर्ट एरिया 392 के आसपास का है। अभी बाजार 414 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 395-96 आराम से मिल जाएगा लगता है। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये मार्केट हो, निफ्टी तो 25,000 का आंकड़ा भी तोड़ दी। तो मुझे ऐसा लगता है 360 तक। चलिए इस बीच एक सेकंड के लिए रोक रहे हैं सर। इस वक्त की बड़ी खबर, निफ्टी ने तोड़ा है 25,000 का लेवल, 24,968। ये अब जो है नया न्यूनतम स्तर बनता हुआ। बाजार में गिरावट गहराती हुई 24,966 का लेवल देखने को मिल रहा है। नए न्यूनतम स्तर बनते हुए निफ्टी बैंक में 770 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा टूटा। इस वक्त की बड़ी खबर, 25,000 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने। बड़ी गिरावट इस समय सेंसेक्स निफ्टी, इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेनफुल जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप, 2% से ज़्यादा की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो बाजार में दबाव बढ़ता हुआ, कल्याण ज्वेलर का शेयर 10% से ज़्यादा टूटा, तो बड़ा पेन जो है वो बाजार के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। कोफोर, यूपीएल जैसे शेयर जो है वो 5% से ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25,000 के नीचे निफ्टी। आज हम लगातार सुबह से बात कर रहे थे कि अगर 200 दिन के दिन में को तोड़ता है तो फिर गिरावट बढ़ेगी। शुरुआत पहली टिप्पणी में ही अंशुल जी ने कहा कि यहाँ से बाजार शॉर्ट करने वाला है। 25,060 का लेवल उन्होंने कहा था, वो टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद अब 24,949, 24,950 भी टूट गया है। तो लगातार नए लोज, फ्री फॉल इस समय देखने को मिल रही है। 1% से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हम अपने एक्सपर्ट से लेना चाहेंगे। इस गिरते बाजार में कहाँ मिलेगा सहारा, या अभी ये फ्री फॉल रुकने वाला नहीं है? 24,938 ये नया न्यूनतम स्तर बनता हुआ। अंशुल जी पहले आपकी टिप्पणी।
सर देखिए, मेजर निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे गैप जोन थी 58,580। यहां से बाउंस बैक आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, सीधा सीधा उसको स्वीप किया है मोमेंटम के साथ। तो अब इमीडिएट सपोर्ट तो 58,050 पे है ऑन द डेली। इससे पहले तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा, तो मे बी अगले 1-2 घंटे में हम स्लाइड करके शायद ये लेवल टेस्ट कर लें और वहां से बाउंस बैक आए। बट अब यहां से बहुत एग्रेसिव शॉट्स नहीं लेना चाहिए। नियर अबाउट समवेयर यहीं से बाउंस बैक आना स्टार्ट होना चाहिए। 58,050 का लेवल वॉच कीजिए, मोस्ट लाइकली वहां से बाउंस बैक बनेगा। 58,050 का लेवल जो है वो देखने को चाहिए निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पे क्या लेवल बताया सर आपने? तो निफ्टी पे 25,060 का लेवल था, नहीं बचा है। अगला जो मेजर सपोर्ट आता है वो वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, जो है 24,904 रुपए 80 पैसे। तो इस लेवल को वॉच कीजिए, 24,904 रुपए 80 पैसे, यहां से बाउंस बैक बनना चाहिए। 24,904। चलिए भाई, इतना टूट गया, 20 पॉइंट और टूट जाए लेकिन अब रिकवरी आए। अब तो मतलब जिस तरीके से फ्री फॉल देखने को मिल रही है। अमित सर जरा देखिए, जरा क्या क्या टिप्पणी सर, क्या कहेंगे इस समय बाजार को लेकर के? सर ये टूटता हुआ बाजार निफ्टी के अगर मैं बात करूं तो अभी 24,950 के आसपास चल रहा है। 24,950। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, अब 24,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा, यानी यहाँ से 200-250 पॉइंट और मैक्सिमम टूटने की उम्मीद बन रही है बाजार में। लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बाउंस बैक हम देखें, और वो बाउंस बैक अगर आता है तो हो सकता है कि 400-500 पॉइंट का बाउंस बैक आए, यानी 2% के आसपास की रिकवरी दिखाए। तो अभी यहाँ से 200-250 पॉइंट टूटने के लिए और जगह है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 58,550 का भाव चल रहा है। 58,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर यहाँ पर बाजार रुक जाता है तो मुझे लगता है 1,000-1,500 की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखी जा सकती है। बेस्ट पार्ट यह है कि एसबीआई बैंक अभी भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा जिस तरह से इंडेक्स तोड़े हैं वो एसबीआई बैंक नहीं तोड़ा। और दूसरा बेस्ट पार्ट यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री अभी 1,368 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 1,373 का लो लगाया है। 1,365 रुपए के आसपास, 1,365 से 1,335 रुपए की जोन पे तगड़े डिमांड जोन है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है तो 1,365 से 1,340 तक उसको एक्यूमुलेट कर सकता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये अच्छा खासा रिटर्न दे। जी चलिए, तो इस बात एक बार फिर से ब्रेकिंग लेकर के आते हैं। तो बाजार में मचा हुआ है हाहाकार। जी हाँ, निफ्टी में लगातार जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से अब थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ, लेकिन 25,000 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने। 24,950 का स्तर भी टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है इंट्राडे लेवल पे। और अभी जो नया न्यूनतम स्तर बना है वो है 24,919, और वहाँ से अब हम देख रहे हैं एक रिकवरी आती हुई और अब 25,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो बड़ी गिरावट इस समय बाजार के अंदर, बियर पूरी तरीके से हावी होते हुए इस समय बाजार पर सेंसेक्स 700 अंकों से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पेन जहां पर है, ज़्यादातर हमारे जो रिटेल निवेशक हैं उनके जो निवेश है, और वो अब 2% से ज़्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स 1.5% टूटा है, निफ्टी बैंक में 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अब जो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है, क्या वो सस्टेन करेगी और कहाँ तक जाएगी, इस पर रहेगी हमारी निगाहें। और देखते हैं क्या मतलब रिकवरी आएगी यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ी सी रिकवरी 24,909 बोला था अंशुल जी ने, 24,919 से एक रिकवरी आ रही है। देखते हैं कि क्या ये रिकवरी तेज होगी थोड़ी सी। पेटीएम, एसआरएफ, C8 इन सब में 5% ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दर्द काफ़ी बढ़ता हुआ, लेकिन इन सब के बीच में ये जो सटीक एनालिसिस जो है हमारे जो एक्सपर्ट्स का रहा है, अंशुल जी को लेकर आ जाइए। उनका समय हो गया है, उनको धन्यवाद किया जाए यहाँ पर। अंशुल सर, बड़ा सटीक एनालिसिस आपका रहा, और जो आपने ट्रेड बताया वहीं पे बाजार पहुंचा, निफ्टी खास तौर से। कैसे कर लेते हैं आप, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों के लिए जरा स्क्रीन पर एक लेकर के आ जाते हैं कि अगर इसी तरह का एनालिसिस आपको समझना है कि आखिर में कैसे करते हैं अंशुल जी, तो उसके लिए जो है आपको अटेंड करनी होगी अंशुल जी के साथ हमारी ये क्लास स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपके स्क्रीन पर है, इसके अलावा QR कोड लगा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए। जो तमाम जानकारी जिस पर हम बातचीत करेंगे वो टॉपिक्स भी आपके स्क्रीन पर हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे जो है स्विंग ट्रेड लिया जाए, अंडरस्टैंड मार्केट ऑफ इन्वायरमेंट, बाजार की दिशा को कैसे समझें, FI डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाए आसान भाषा के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है आपको जानने समझने का मौका मिलेगा अंशुल जी की इस खास वेबिनार के माध्यम से। आपको कहीं आना नहीं है, अपने घर में जहाँ पे नेट कनेक्शन हो वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। अंशुल सर, डिस्क्लोजर के साथ साथ आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से इस पर?
सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगले 2-3 महीने मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में शायद ही आपको कोई ट्रेड मिले। सुबह से मेरी स्क्रीन भी पूरी खाली पड़ी हुई है, एक भी ट्रेड नहीं मिला है। तो अगले 2-3 महीने खाली ही जाने वाले हैं। तो ये 2-3 महीने का सदुपयोग करके अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीख लें, स्ट्रक्चर और स्कैन्स और ये सारी चीजें, तो 2-3 महीने बाद जब बुल मार्केट स्टार्ट होगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का बम्पर पैसा कमा लेंगे। तो लर्न पे फोकस कीजिए 3 महीना, 3 महीने बाद एल हटा के अर्न करना चालू कर दीजिएगा। तो पहले 3 महीने जब बाजार आपको हॉलीडे पीरियड दे रहा है तो लर्निंग पे फोकस कर लीजिए। जो स्टॉक्स हमने किए सर, वो कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। भाई जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे इस सेगमेंट को भी यहीं पर हमने समाप्त कर दिया है।